अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल WSBCC क्लासेस। तो दोस्तों स्वागत है आपको इस चैनल पर। जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी शुरुआत हो चुकी है अपने चैनल पर। जी हाँ, आपको एवरी मॉर्निंग चैप्टर वाइज आपको हर एक सब्जेक्ट का पूरा फुल डिटेल वीडियो आपको मिलने वाला है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं फिजिक्स का। जी हाँ, क्लास 10th का फिजिक्स का भारतीय भवन का जो फिजिक्स है उसका फुल डिटेल वीडियो हम लोग देखेंगे। उसका नॉमरिकल कोशिश मैं करूंगा कि उसका नॉमरिकल भी सॉल्व कर दूं। दर्पण सूत्र हो गया, या फिर R बराबर 2F हो गया, या M बराबर H डैश बटा H हो गया, या M बराबर माइनस V बाई U हो गया। ये जितनी भी चीज़ है, जितनी भी थ्योरिकल चीज़ें हैं, सभी चीज़ को मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को देखिए। अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप सपोर्ट कीजिएगा तो फिर नया वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा अपने चैनल पर एवरी मॉर्निंग। याद रहे, एवरी मॉर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से वीडियो को। आइए देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है बाबू, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो इसमें सबसे पहली बात हम लोग लाइट के बारे में समझेंगे। ये क्या है आपका? लाइट है। तो इस लाइट के बारे में हम लोग समझे कि प्रकाश है क्या चीज़, है ना। अगर मैं डिफिनेशन लिखूं और डिफिनेशन मतलब लिख करके एक्सप्लेन करूं तो काफ़ी लंबा समय हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है प्रकाश क्या है उसको मैं कोशिश करूंगा समझाने के लिए। आप एक बार वीडियो नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जितने बार हो आप देखिए और उसको कोशिश कीजिए जो डिफिनेशन मैं बोलूँगा उसको लिखने का। कॉपी किताब लेकर के आप लोग बैठ जाइएगा ताकि अच्छे से फुल डिटेल वीडियो आप लोग ले पाइए। और देख ही रहे हैं कोरोना काल में और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। तो आप लोग जरूर से जरूर देखिए भाई, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और आपका भी कल्याण हो जाएगा। मीन्स अच्छे नंबर से पास हो जाइएगा। तो प्रकाश कहा जाता है ऊर्जा का वह रूप है जिसको किसी वस्तु से टकराने के बाद उस वस्तु को देखने की संवेदना होती है। डेट इज लाइट इज एन एनर्जी, है ना। डायरेक्ट आप बोल सकते हो प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। जैसे देखिए ये बल्ब जल रहा है ना, बल्ब हमारे शरीर पर पड़ रही है तो आप हमें देख पा रहे हैं, है ना। बल्ब हमारे शरीर पर पड़े तो आप हमें देख पा रहे हैं। क्या मैं इस बल्ब को ऑफ कर दूंगा तो आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो वस्तु से टकराने के बाद जब आंख पर लाइट पड़ती है तो हम देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा का वो रूप है जिसको किसी वस्तु से टकराने के बाद वस्तु को देखने की संवेदना होती है। ओके, अब यहाँ पर प्रकाश के आधार पर वस्तु दो तरह से बांटा गया है। जी हाँ, दो तरह से जो बांटा गया है वो आपका है, एक प्रतिदीप्त पिंड, दूसरा है अप्रतिदीप्त पिंड। अब प्रतिदीप्त पिंड क्या होता है इसको जरा सा समझ लेते हैं। प्रतिदीप्त पिंड किसे कहते हैं? मतलब जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है, उन सभी वस्तुओं को, पदार्थों को प्रतिदीप्त पिंड कहा जाता है जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे में आप यहाँ पर ले लीजिएगा, बल्ब ले लीजिएगा, है ना। आप सूर्य ले लीजिएगा एग्जाम्पल के रूप में, है ना। लालटेन ले लीजिएगा और एटसेट्रा एटसेट्रा, जितनी भी चीज जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वो हो जाएगा प्रतिदीप्त पिंड। अब यहाँ पर अप्रतिदीप्त पिंड, जस्ट इसका अपोजिट कर दो। उन सभी वस्तुओं को, पदार्थों को अप्रतिदीप्त पिंड कहा जाता है जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है। बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं, इसमें ईंट ले सकते हैं, है ना, पत्थर ले सकते हैं, है ना, और उसके बाद जो है लकड़ी ले सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें आ जाएंगे। ओके, आपको ये दोनों चीज क्लियर है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है क्या चीज? तो इसका डिफिनेशन कुछ इस तरह है। जब प्रकाश की किरण किसी छोटे छोटे सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो वो अपने अंदर कुछ ऊर्जा को अवशोषित करती है, फिर उसे चारों ओर विकृत कर देती है। अभी देखिए ठंड का मौसम है ना। जब जो है कुहासा होता है मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में, तो आप देखते होंगे जो है पेड़ पौधे की पत्तियों के ऊपर जो है पानी जमा होता है, मतलब जो है कुहासा जम जाता है। लेकिन जैसे ही धूप होती है तो वो पानी के ऊपर जो, मतलब पत्ती के ऊपर जो पानी रहती है धीरे धीरे क्या होती है? गायब हो जाती है ना। मतलब क्या, धूप जो है उसमें इतना हीटिंग पावर है, एनर्जी है कि उसको जो है अपने अंदर सोख लेती है। वही चीज एग्जांपल लेते हैं पत्थर का, है ना। सपोज डेट यहाँ पर मैं एक छोटा सा चित्र बना करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को। ये मान लो आपका सन है ना, सूरज है। सूरज है तो चारों तरफ ये रोशनी जो है फैलाएगा, और ये पत्थर है आपका, पत्थर के कण है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस पर लाइट जैसे ही आएगी ना, यहाँ से लाइट इस पर पड़ेगी, सूरज की रोशनी पड़ेगी, तो इसके अंदर जितनी भी क्षमता होगी इसको लेने का तो वो तो ले ही लेगा, फिर उसके बाद क्या होगा? इसको विकृत कर देती है। इसी के कारण आप देखते हैं गर्मी के मौसम में जब हम पत्थर को छूते हैं तो बहुत हीट हो जाता है, मतलब गर्मी उसके चारों तरफ निकलने लगती है। डेट कॉल इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या हुआ, जब प्रकाश की किरण किसी छोटे छोटे सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो वो अपने अंदर कुछ ऊर्जा को अवशोषित करती है, उसे चारों ओर विकिरित कर देती है। इसी घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ये 3 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर है दोस्तों प्रकाश किरण पुंज। तो प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, तो इसका सिंपल सा डिफिनेशन है, दैट इज द ग्रुपिंग ऑफ रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। मतलब क्या, प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग बोलते हैं प्रकाश किरण पुंज। देखिए ये किरण निकल रही है, किरण निकल रही है, किरण निकल रही है, ये सारे समूह बना रहे हैं। तो ये समूह जो बना रहे हैं ना भाई मेरे, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का किरण पुंज बोलते हैं। क्लियर है। अब आइए यहाँ पर प्रकाश किरण पुंज जो होते हैं ना 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं दोस्तों, एक हो जाता है अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और उसके बाद जो है अभिसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का कौन सा किरण पुंज हो जाएगा, अपसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाती है इसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक इसी तरह समांतर किरण पुंज में देखिएगा, जब प्रकाश की किरण एकदम एक दूसरे के पैरेलल जब जाती है, समांतर जाती है तो उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। डिफिनेशन, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर निर्गत होती है तो इसे हम लोग बोलते हैं समांतर किरण पुंज। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाता है अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी में क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर सिमट जाती है, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर के सिमट जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। अब इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, फटक से आपके दिमाग में जाएगा। जैसे टॉर्च ले लीजिए, टॉर्च को आप यहां से दिखाइएगा, आपको मैं दिखाऊंगा तो आपके एकदम सीधा सीधी गोला बनेगा आपके शरीर पर, है ना, गोला आपके शरीर पर बनेगा, मतलब किरण समांतर जा रही है। लेकिन उसी टॉर्च को हम जमीन के नजदीक ले जाएंगे तो वो छोटा सा बिंदु में आकर के जितना उसका आयतन है, टॉर्च का आयतन है, उसमें सिमट जाएगी। क्लियर है। लेकिन जैसे ही उस टॉर्च को ऊपर उठाओगे तो उसका गोला बढ़ते जाएगा, मतलब इधर से निकला फैल गया, नीचे जब गया तो कंडीशन क्या हो गया, बिंदु के रूप में सिमट गया, और जब सीधा गया तो समांतर हो गया। तो तीनों आपका डिफिनेशन दिमाग में रहेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर आता है कि पदार्थ जो होते हैं ना 3 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश आर पार हो जाती है, एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश आर पार नहीं होती है, और एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश आधा आर पार होता है। तो उसी को यहाँ पर जो है पारदर्शी बोलते हैं। पारदर्शी किसे कहते हैं, जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। अपारदर्शी किसे कहते हैं, जिनसे प्रकाश की किरण आसानी से आर पार ना हो, है ना। और उसके बाद अपारभासी किसे कहते हैं, जिसमें कुछ अंश प्रकाश का जो आर पार होता हो। इसमें आप सिंपल सा एकदम कुहासा ले सकते हैं, है ना, ठंड का मौसम याद रहेगा, कुहासा पारभासी है ना। तेल लगा हुआ कागज हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, क्या हो जाएगा, तेल लगा हुआ कागज। और इसका एग्जाम्पल अपारदर्शी में पत्थर ले लीजिए, है ना, ईंट ले लीजिए, है ना, लकड़ी ले लीजिए, ये सारे एग्जाम्पल्स इसके आ जाएंगे। पारदर्शी में क्या आ जाएगा, तो पारदर्शी में आपका आ जाएगा क्या, शीशा, शीशा आ जाएगा, पॉलीथीन आ जाएगा, है ना, एटसेट्रा। बहुत सारे पदार्थ हैं इसमें भी, एटसेट्रा बहुत सारे हैं जिसको आप देख सकते हैं। तो आते हैं प्रकाश। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। जी हाँ, मस्त टॉपिक है, 5 नंबर का पूछा जाएगा। बारीकी से समझिएगा, एक बार समझ लीजिए फिर उसके बाद जिंदगी में दोबारा समझने मतलब क्लियर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर है प्रकाश का परावर्तन, चैप्टर का नाम भी है प्रकाश का परावर्तन। इसका डिफिनेशन पहले सुनिए, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा कॉपी में। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो टकराने के बाद पुनः वापस लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बचपन में आप लोग क्या किए होंगे कि आईना को चमकाए होंगे ना, आईना लिए होंगे और सूरज की रोशनी में चल जाते होंगे, और जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती होगी तो आप क्या करते थे, उस लाइट को कभी घर के दीवार पर, कभी किसी के चेहरे पर, कभी कहीं, तो आपको पता नहीं था कि हम कर क्या रहे हैं, लेकिन वहां पर क्या हो रहा था, प्रकाश का परावर्तन। आई होप एंड यू अंडरस्टैंड, है ना। जब प्रकाश की किरण, डिफिनेशन है, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो टकराने के बाद पुनः वापस लौट आती है, इसी घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन के लिए एक डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है ना, ये देखिए परावर्तक सतह है और इसको मैंने दिखाया है। सपोज डेट ये मिरर है, आपका आईना है, आईना को मिरर कहा जाता है अंग्रेजी में, और दर्पण बोला जाता है साइंस में, है ना। तो यहाँ पर ये देखिए किरण टकरा रही है,
तो जो है परावर्तक सतह से, डिफिनेशन भी साथ साथ समझते चलिएगा, ये आपतित किरण है। तो दर्पण यानी कि परावर्तक सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। परावर्तक सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं, है ना। और जिस बिंदु पर आपतित किरण जो जिस बिंदु से होते हुए परावर्तित होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं। इसका नाम हो जाएगा आपका आपतन बिंदु। क्या हो जाएगा नाम? आपतन बिंदु। अच्छा, दोनों के बीच में, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में खींचे गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है, परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। परावर्तक सतह मतलब क्या? समतल सरफेस जो कि एक तरफ से पेंटेड है। ये पेंटेड होना चाहिए तभी वो मिरर बनेगा। शीशा को एक तरफ से पेंट कीजिएगा तो वो मिरर बन जाएगा, अन्यथा उसमें आर पार दिखाई देगा, है ना। तो वो जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा, लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। तो ये आपका परावर्तक सतह हो गया, है ना। ये आपतित किरण हो गई। परावर्तक सतह से टकराने वाली किरण को परावर्तित आपतित किरण बोलते हैं। परावर्तक सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। और जिस बिंदु से जो है टकरा करके जाती है उसे आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। और हाँ, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बने हुए कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे। और परावर्तित किरण और अभिलंब, ये जो है आपका क्या है? ये आपका अभिलंब है, अभिलंब है ना। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में ये जो कोण बन रहा है इसे परावर्तन कोण बोलेंगे, और आपतित किरण के बीच बनेगा तो आपतन कोण बोलते हैं। परावर्तन से रिलेटेड यहाँ पर दो तरह का नियम दिया गया है। परावर्तन का कितने नियम है? दो नियम है। तो पहला नियम कहता है कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है। तो मैंने यहाँ पर नियम को याद रहे, आपके जहन में रहे, तो इस तरह कर दिया है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। पहला याद रहेगा डिफिनेशन, सॉरी नियम। और इसका दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण का मान जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपतन कोण क्या हो गया? AON हो गया। परावर्तन कोण क्या हो गया? BON हो गया। तो यहाँ पर AON बराबर BON इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A कोण I इज इक्वल टू कोण R। तो ये हो गया आपका परावर्तन का दूसरा नियम। एक क्वेश्चन है आपका, उसका ऑप्शन मैं देता हूँ, उसका एक आपको आंसर करना है कमेंट में, बताना है। क्वेश्चन है परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है, परावर्तन का दूसरा नियम है। एक नंबर ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, कोण I भागा कोण R। बी नंबर ऑप्शन देखने को मिलेगा कोण I गुना कोण R। सी नंबर को ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलेगा कोण I बटे कोण R। और डी नंबर ऑप्शन देखने को मिलेगा कोण I बराबर कोण R। कौन सा ऑप्शन होगा? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। चलिए अब हम इसके बाद देखते हैं जरा सा परावर्तन का नियम पढ़ने हैं, थोड़ा सा प्रतिबिंब के बारे में देखते हैं कि प्रतिबिंब क्या होती है उसके बारे में। तो दोस्तों प्रतिबिंब के बारे में हम लोग देखते हैं। इमेज जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, प्रतिबिंब क्या होती है जरा सा देखिए। तो प्रतिबिंब क्या होती है? किसी बिंदु स्रोत से, है ना, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीक होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब दर्पण से परावर्तन के बाद ये जहां पर जिस रूप में ये मिलेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बनना कहेंगे। तो ये डिफिनेशन है। और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। इमेज जो है कितने टाइप्स होते हैं? इमेज दो प्रकार के बनेंगे यहाँ पर, है ना। तो पहला आपका हो जाएगा रियल इमेज, दूसरा हो जाएगा वर्चुअल इमेज। रियल इमेज यानी कि वास्तविक जो है प्रतिबिंब, और वर्चुअल इमेज यानी कि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। इस दोनों का डिफिनेशन पूछता है ना, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। दोनों का डिफिनेशन सेम है, बस पूरा का पूरा आपको ये डिफिनेशन लिखना है। इसमें चेंजिंग कहाँ पर होगी? जो वास्तविक होगा, और कहाँ पर चेंजिंग करेंगे? जो आभासी होगा। दोनों ख्याल रखिएगा। तो इसका डिफिनेशन मैं अभी बता रहा हूँ वास्तविक के बारे में। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, है ना, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, है ना, जिस बिंदु पर, और यहाँ पर जो है आपको जोड़ लेना है, यहाँ पर इसको जोड़ लेना है, जिस बिंदु पर वास्तविक रूप में मिलती है या आती हुई प्रतीक होती है ना, वास्तविक रूप में मिलती है। कहाँ क्या लिख दीजिएगा? यहाँ पर वास्तविक रूप में मिलती है। यहाँ पर क्या लिख देना है बीच में? वास्तविक रूप में। क्या लिख देना है बाबू? वास्तविक रूप में। वास्तविक रूप में मिलती है या आती हुई प्रतीक होती है उसे उस बिंदु स्रोत का यहाँ पर हो जाएगा फिर वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं।
क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पर आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, तो इसी की जगह पर जो है आपको यहाँ पर क्या करना है, आभासी रूप में मिलती है ना, आभासी रूप में मिलती है, आभासी रूप में मिलती है या आती हुई प्रतीक होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीक होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब में किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप में मिलती है या आती हुई प्रतीक होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद आभासी प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आभासी रूप में मिलती है या आभासी रूप में आती प्रतीक होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। नेक्स्ट आपका हम बताने वाले समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता। तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता को देखते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता। समतल दर्पण, आप आईना ले लीजिए, है ना, आईना आपके घर में होगा, वो समतल दर्पण है ना। तो यहाँ पर समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या होगी कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, आप सामने खड़ा हो दर्पण का, तो उसका आपका फोटो कहाँ बनेगा, आईना के अंदर बनेगा, मतलब दर्पण के पीछे। दूसरी बात, आभासी बनेगा सीधा। अच्छा, आप ऐसे खड़े हो तो आपका उल्टा थोड़ा ना प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, और आभासी काल्पनिक होता है, जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है ना। अब वस्तु का आकार, प्रतिबिंब में वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है, मतलब जितना बड़ा आप हो उतना ही बड़ा सेम साइज का प्रतिबिंब समतल दर्पण में मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जितना आगे वस्तु के उतना आगे प्रतिबिंब। आप मान लो दर्पण, जो आप वीडियो देख रहे हो उतने दूरी पर दर्पण है, आपके 5 फीट पर जो है दर्पण लगा हुआ है, तो जितना दूरी पर आप दर्पण से हैं उतना ही अंदर दूरी पर जो है प्रतिबिंब आपका बनेगा पीछे साइड में। तीसरी बात ये, चौथी बात ये हुई। पांचवी बात है, इसको हम बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, आईना के सामने खड़े होइएगा और जादू देख लीजिएगा। आप इस हाथ से बाय बाय कीजिएगा तो दर्पण में, आईना में आपका इस हाथ से बाय बाय करेगा, मतलब जो है दायां पक्ष दर्पण का बायां पक्ष हो जाता है और आपका बायां पक्ष दर्पण का दायां पक्ष हो जाता है। इसी परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। क्लियर है। और एक चीज और, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों बराबर होती है। ठीक है। साइज के बारे में, हाँ साइज के बारे में तो बोल ही दिया, आकार बोल ही दिया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण। ये आपका है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का डिफिनेशन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर गोलीय दर्पण मैंने बनाया। गोलीय दर्पण कहते किसको है, तो है ना, गोलीय दर्पण का डिफिनेशन एक सिंपल सा है ना, उस तरह के दर्पण को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं, है ना, उस तरह के दर्पण को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं जिसका बीच का परावर्तक सतह किसी ठोस खोखले गोले का भाग हो। इसमें कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन गोलाकार भाग होना चाहिए, वो भी खोखला होना चाहिए। तो किसी ठोस खोखले गोले का भाग होगा, उसे गोलीय दर्पण बोलेंगे। तो डिफिनेशन क्या हो गया, तो गोलीय दर्पण हम उस दर्पण को कहते हैं जिसका बीच का भाग जो है किसी ठोस खोखले गोले का होगा। तो इसी गोलीय दर्पण में हम बहुत सारी चीज को समझाने की कोशिश करेंगे, बारीकी से समझिएगा। तो गोलीय दर्पण में एक तरफ से देखिएगा इधर से पेंट किया हुआ है बाहर से, और एक तरफ देखिएगा कि अंदर से पेंट किया हुआ है। तो जिसमें बाहर से पेंट किया हुआ है तो उसका अंदर भाग जो है नहीं रंगा हुआ है, तो ये आपका बन जाएगा अवतल दर्पण। इसको बीचों बीच डिवाइड अगर कीजिएगा देन, है ना, तो इस तरफ वाला जो भाग है आपका जिसमें अंदर से रंगा हुआ है बाहर से पेंटेड नहीं है, वो आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। अच्छा, यहाँ पर बीच का बिंदु जो है दर्पण का जो है वक्रता केंद्र इसको कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं बाबू, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र जिसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिफिनेशन किस तरह लिखोगे, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, इज कॉल्ड C से इसे डिनोट किया जाता है। पहली बात क्लियर हो गया। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए दर्पण को जो है ना, ये बिंदु P बिंदु जो है दोनों तरफ से बीचों बीच बांट रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं दर्पण का ध्रुव, यानी कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर आया था वक्रता त्रिज्या, इसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, R से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम लोग जो है दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एक बार फिर से, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका हो गया वक्रता त्रिज्या। अब ये फोकस है, F बोले तो फोकस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, फोकस बोलेंगे। फोकस क्या हुआ, तो गोलीय दर्पण
उससे पहले इसको समझ लेते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, तब इसको समझने में आसानी होगी। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या होता है? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। देखिए, तो गोलीय दर्पण का ध्रुव ये है आपका, है ना, गोलीय दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र ये है, इसको मिलाने वाली ये जो काल्पनिक रेखा है पूरा, इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। अब आइए, फोकस को हम लोग जानते हैं, फोकस को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है और फोकस को हम लोग जानते हैं, कैसे जानेंगे? तो गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसमें दर्पण से टकराने के बाद किरण जिस बिंदु से होते हुए परावर्तित होती है उसे हम लोग फोकस कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। डिफिनेशन किस तरह लिखिएगा? तो दर्पण के प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से परावर्तित होती है उस बिंदु को हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं, या मिलती भी कह सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, जैसे किरण टकराएगी ना तो यहाँ से मिलेगी, इस चीज को हम लोग बोलते हैं फोकस बोलते हैं। तो यही देखिए, इधर जो है आपका अवतल दर्पण बना था, कचरा कर दिए पूरा, इधर आपका उत्तल दर्पण बना था। तो ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को यहाँ पर मैंने फर्रेस फिगर में बता दिया है, इसका यूज होगा, तो इसका फिगर को आप दोनों फिगर को आप लोग बना लीजिएगा। अब बाय द वे, ये फिगर तो कचरा हो गया था शुरू में, जब स्टार्टिंग हम किए थे वीडियो इसको बता रहे थे, उस समय आप फोटो थोड़ा बैक करके अच्छे से बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो गोलीय दर्पण में जो है r बराबर 2f कैसे साबित किया जाता है, या f बराबर r/2 कैसे साबित किया जाता है, उसको देखते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं r बराबर 2f को साबित करते हैं। तो ये देखिए, अवतल दर्पण में r बराबर 2f साबित करते हैं, या f बराबर r/2, इजिली एकदम समझिएगा। ये अवतल दर्पण मैंने ड्रॉ किया है और यहाँ पर AB क्या है? अवतल दर्पण है, और P दर्पण का क्या है? ध्रुव है। लिखना भी है स्टेटमेंट, फिगर आप इस तरह बनाइएगा और उसके बाद स्टेटमेंट आपको लिखना है, ठीक है? ये स्टेटमेंट लिखना है, जो मैं बोलूंगा वो लिखना है। AB अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, और ध्रुव कहते हैं किसको? दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसका जो है वक्रता केंद्र C है और फोकस F है ना। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिलाइएगा तो ये आपका R हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिलाइएगा तो ये आपका F हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा। मतलब वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। डिफिनेशन लिख लीजिएगा, है ना। वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। देखिए, MN किरण जो है दर्पण से टकरा रही है, दर्पण से टकराने के बाद यहाँ से परावर्तित हो रही है। मैंने आपको परिभाषा फोकस का बताया था। तो प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जहां पर दर्पण से किरण टकराने के बाद जो है फोकस पर मिलती है या वहां से परावर्तित होती है। अब जब ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, तो C से CN लंब हम डाल दिए AB पर। एक बार फर्रेस में बोलता हूं, सुन लीजिए, लिख लीजिएगा। माना कि AB एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, C दर्पण का वक्रता केंद्र है, F दर्पण का फोकस है। MN किरण दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद F बिंदु पर मिलती है। C से CN लंब AB पर डाला गया, तो हमें सिद्ध करना है कि R बराबर 2F या F बराबर R/2। क्लियर? आइए साबित करते हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है, ये किरण यहाँ से टकरा रही है, इधर वापस हो रही है, तो ये कोण का मान इस कोण के बराबर होगा, मतलब ये I और नीचे क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो परावर्तन के दूसरे नियम से, परावर्तन का दूसरा नियम से, परावर्तन का दूसरा नियम से क्या कहता है? परावर्तन का दूसरा नियम, कोण I बराबर कोण R, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण MNC, कोण MNC इज इक्वल टू कोण CNF। CNF हो गया। अच्छा, ये हो गया, इसका एकांतर कोण ये है, I का एकांतर कोण ये है, तो कोण MNC इज इक्वल टू कोण NCF, है ना। NCF ये कैसा कोण हो गया भाई मेरे? एकांतर कोण हो गया, एकांतर कोण। अब एक बात सोचो जरा सा, ये कोण इसके बराबर है और ये इसके बराबर हो गया, तो जाहिर सी बात है कि ये I बराबर, ये दोनों भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए आप यहाँ पर कह सकते हैं कोण NCF बराबर कोण CNF, ये दोनों बराबर हो गया। अब देखिए, ये त्रिभुज बन रहा है CNF या NCF, जो भी लिखे सेम है, NCF। इस त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो गया। कहता है रूल, जब किसी त्रिभुज, है ना, इसमें जब किसी त्रिभुज
में दो कोण आपस में बराबर हो तो उसकी दो भुजा भी आपस में बराबर होती है। और वैसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं, कमेंट कीजिए फटाफट। समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, मतलब कोण NCF बराबर क्या हो गया, कोण CNF, ये दोनों का दोनों बराबर है। तो इसकी ये भुजा ये इसके बराबर होगा, यानी कि CF बराबर क्या हो जाएगा, FN हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर इमेजिन करो कि N बिंदु P के नजदीक हो। यदि N बिंदु P के निकट हो, किरण यहां से नहीं टकरा करके P से ही टकराती, तो NP में तो बदल जाता है, N किस में बदल जाता है, P में बदल जाता है। NP के निकट हो, तो NP के निकट होगा तो बताइए CF बराबर क्या हो जाएगा, FP हो जाएगा। लीजिए ये CF बराबर FP, पॉइंट टू बी नोटेड, इस पॉइंट को नोट किया जाए। और यहाँ पर टोटल लीजिएगा तो CP बराबर CF प्लस क्या लिखिएगा, CF प्लस FP लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, लिखिएगा ना। फिर यहाँ पर जो है CP बराबर कथी लिखिएगा, बोलिए CF के बदले में आप FP लिख सकते हो, क्योंकि दोनों बराबर ही है, इससे जो है लिख सकते हो, ये हो जाएगा FP प्लस FP। तो CP देखिए, CP बराबर फिर क्या हो जाएगा 2FP, तो CP बराबर क्या है, R है, और 2FP बराबर क्या है, बोलिए तो F है। देखिए FP क्या है, F है, और CP क्या है, R है, तो R बराबर 2F, दो को इधर लाइएगा तो F बराबर क्या हो जाएगा, R/2। ये हो गया प्रूव्ड। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उत्तल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो दोस्तों हम लोग अब देखते हैं अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं। उसका टोटल 6 केस होगा, 6 केस को देखते हैं बारी बारी से। पहला केस है आपका, यदि वस्तु अनंत पर हो। सपोज डेट यहाँ से अनंत से किरण टकरा रही है, सभी दर्पण मैंने बना दिए हैं, सभी अवतल दर्पण ही है ना। आपको केस सारे फॉलो करने हैं यहाँ पर। तो यहाँ से किरण टकराने के बाद यहाँ से मिलेगी और यहाँ से मिलेगी, ये फर्स्ट केस आपका हो गया ड्रॉ, है ना। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब के बारे में क्या लिखोगे, बोलिए तो प्रतिबिंब के बारे में क्या लिखोगे, बिंदु के रूप में, बिंदु के रूप में F पर वास्तविक और उल्टा, इतना लिखना है ना। प्रतिबिंब के बारे में इतना आपको लिखना है, वास्तविक और उल्टा। तो ये पहला केस कंडीशन खत्म। उसके बाद यदि वस्तु यहाँ पर है, यदि वस्तु अनंत और C के बीच हो, इस तरफ अनंत है, C यहाँ है, तो इसके बीच में वस्तु को रखते हैं। ये देखिए मैंने वस्तु को रखा, तो एक किरण तो फोकस से जाएगी और एक किरण C से जाएगी, है ना, इस तरह। तो यहाँ पर आपका ये प्रतिबिंब बन गया, ये है ना, प्रतिबिंब बन गया। कैसा प्रतिबिंब बना, देखिए तो वस्तु से छोटा ना, वस्तु से छोटा बना, कहाँ पर बना, C तथा F के बीच बना। तीसरी बात आप क्या कह सकते हो, वास्तविक। दर्पण के जब भी इधर बनेगा वो वास्तविक बनेगा, दर्पण के उस तरफ जैसे ही बनेगा वो आभासी हो जाएगा। तो कैसा बना, ये वास्तविक बना और उल्टा बना, दिख रहा है, ये सीधा खड़ा है तो ये उल्टा हो गया। अब देखिए यहाँ पर यदि वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो, वस्तु अगर यहाँ पर रहेगी तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब बाबू समान साइज का जो है प्रतिबिंब बनेगा, इसका प्रतिबिंब। तो इसका फिगर आप इस तरह ड्रॉ कीजिएगा, जब बनाइएगा तो इस तरह का फिगर बनेगा, है ना। तो ये इस तरह का फिगर बनेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए ये C था, ये M हो गया, ये M डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या इसकी कंडीशंस क्या लिखोगे, वस्तु के बराबर साइज का, वस्तु के बराबर साइज का, कहाँ पर, C पर, है ना। कैसा, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट कंडीशन आपका इधर है, यदि वस्तु C तथा F के बीच में हो, यदि वस्तु C तथा F के बीच में हो, सपोज डेट यहाँ पर हम वस्तु को रखते हैं, तो यहाँ से किरण टकराएगी ऐसे और यहाँ से F से जाएगी, है ना, F से जाएगी और एक C से जाएगी, तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब बनेगा, ऐसा प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो यहाँ से टकराई और यहाँ से ये वापस हुआ। तो देखिए तो क्या कह सकते हैं, पहला बात तो कह सकते हैं C तथा अनंत के बीच, है ना, C तथा अनंत के बीच। दूसरी बात आप क्या कह सकते हो बाबू, बोलो तो क्या कह सकते हो, जैसे सब में बोलते आ रहे हो, कहाँ पर बना, अनंत इसके बीच बना है, वस्तु से बड़ा बना है ना, वस्तु से
बड़ा बना है, कैसा बना है, वास्तविक बना है और उल्टा बना है। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट केस है, अब यहाँ पर यदि वस्तु F पर हो, यदि वस्तु F पर हो, ये फोकस पर वस्तु है, तो यहाँ से टकराएगी और F से जाएगी और C से जाएगी, तो ये कभी एक दूसरे को नहीं मिलेगा, ये समांतर में जाएगी। तो कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, बोलो तो बाबू मेरे, अनंत पर, अनंत पर बनेगा, है ना। वस्तु से, है ना, बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। लीजिए अब नेक्स्ट कंडीशन है कि वस्तु जो है आप रखते एक बार वस्तु को और आगे घसकाते हैं, तो F और P के बीच रखेंगे, तो यहाँ से किरण टकराएगी, ऐसे आएगा, तो ये जो है आभासी रूप में ये इस तरह भागेगा और इसके टोपी से होते हुए ये जाएगा और आभासी रूप में इस तरह ये किरण भागेगा। तो यहाँ पर इस टाइप का कंडीशन आ जाएगा और प्रतिबिंब आपका इस तरफ बन जाएगा, ये कंडीशन होगी। तो इसके बारे में क्या कह सकते हो बाबू, बोलो तो क्या कह सकते हो, है ना। दर्पण के पीछे बन गया, तो दर्पण के पीछे बना तो पहला तो वस्तु से बड़ा, दूसरा आभासी हो गया, जैसे ही पीछे बन गया आभासी हुआ, आभासी का साथ साथ कैसा हो गया, सीधा हो गया, है ना, और आभासी सीधा हो गया दर्पण के पीछे। ये आपका 5 कंडीशन है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एक बार सारे का। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण मात्र 2 कैसे हैं, देख लेते हैं उसे। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की कंडीशंस क्या रहती है। आइए देखिए, यदि वस्तु अनंत पर रखते हैं तो मान लिया जाए यहाँ से किरण टकराई और यहाँ से किरण टकराई, तो ये आभासी रूप में लगेगा कि फोकस पर मिल रही है इस तरह, लेकिन ये किरण भागेगा इस तरफ और इस तरफ, ठीक है, ये ऐसे भागेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, आभासी बना, है ना, आभासी बना बिंदु के रूप में, है ना, कहाँ पर, F पर। कोई दिक्कत? इसमें देखिए यदि वस्तु को हम यहाँ पर खड़ा कर लेते हैं P और अनंत के बीच में, तो यहाँ से ये किरण ऐसे टकराएगी और यहाँ से टकराने के बाद ये फोकस से जो है ये आभासी रूप में लगेगा कि मिल रही है, लेकिन ये किरण ऐसे भागेगी, इस टाइप से ये किरण भागेगी। एक मिनट। तो दोस्तों यहाँ पर वस्तु को हम इस तरह रखते हैं, है ना, छोटा सा ही रखते हैं ताकि बनाने में हमको सुविधा हो। तो ऐसे जो है इस तरह आ जाएगा और यहाँ से लगेगा कि ये किरण जा रही है ऐसे, फिर यहाँ से जो है ये यहाँ तक तो ठीक टकराएगा, फिर ये आभासी रूप में लगेगा कि यहाँ मिल रही है, लेकिन ये किरण भागेगा इस तरह। तो यहाँ पर इसका इमेज ड्रॉ हो रहा है ना, कैसा इमेज ड्रॉ हो रहा है आप देख ही सकते हो, है ना। तो कैसा, आभासी तो होगा ही होगा, आभासी होगा, कैसा होगा, P तथा F के बीच होगा, और उसके बाद कैसा होगा, वस्तु से छोटा। तो एक बात तो याद रखिएगा कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि उत्तल दर्पण में हमेशा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी बनते हैं, और अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी भी बनते हैं और काल्पनिक भी बनते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपके पूछता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इस चीज को आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर जरा सा देखते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग को हम लोग देखते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग याद रखिएगा साइड मिरर में उपयोग किया जाता है ना, साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर गाड़ी के साइड मिरर, जिसमें आप बाइक चलाते हो और बाइक चलाते वक्त जो है जब आप पीछे देखते हो, आईना जो देखते हो वो साइड मिरर हुआ, उसी को हम साइड मिरर बोलते हैं। उसमें इसका उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। और यहाँ पर अवतल दर्पण का यूसेज अगर दिया जाए तो दाढ़ी बनाने में, जब हम सैलून में जाते हैं तो जो है हजामती दर्पण के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। पहला हो गया हजामती दर्पण, उसको कहा जाता है, तो दाढ़ी बनाने में। दूसरा, रोगियों के नाक कान आंख को देखने में डॉक्टर उसका उपयोग करता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा, आप यहाँ पर मतलब रोगियों के लिए याद रखिएगा, है ना, ये याद रखिएगा, डॉक्टर जो है चेक करते हैं, इसको याद रखिएगा। तीसरी बात, आप जो है सर्च लाइट में, है ना, सर्च लाइट में जो है इसका उपयोग जो है किया जाता है, सर्च लाइट में, ठीक है। सर्च लाइट यानी बॉर्डर पर जो नहीं लगा रहता है लाइट, चारों तरफ जो कवर करता है, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चौथी बात ये देखिए कि गाड़ी का जो होता है, जैसे 4 व्हीलर गाड़ी है, 4 व्हीलर
गाड़ी के सामने वाला शीशा, ड्राइवर के सामने वाला शीशा जो होता है उसमें जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इतने उपयोग आप जरूर याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं चिन्ह योजना को। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं चिन्ह योजना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिन्ह योजना। और ये जो है ना नॉमरिकल बनाने में, क्वेश्चन बनाने में, नॉमरिकल बनाने में बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। ये देखिए चिन्ह योजना को समझने के लिए दोनों दर्पण को मैंने बनाया है। ये आपका अवतल दर्पण है, कैसा दर्पण है, ऊपर में अवतल, नीचे आपका हो गया उत्तल। दोनों दर्पण में देखते हैं कंडीशन। तो यहाँ पर देखिए इधर देखिएगा, है ना, इसमें तो आपको पता है चतुर्थांश में इधर पॉजिटिव होता है और इस तरफ जो है निगेटिव होता है। ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे निगेटिव होता है। इसमें भी ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव, दायां पॉजिटिव और बायां निगेटिव होता है। अब यहाँ पर वस्तु को देखें हैं, अभी जस्ट मैंने बताया है, जब भी रखे वस्तु को इधर रखे, इधर रखे, इधर रखे, इधर रखे, तो वस्तु की दूरी जो है दोनों में क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी को u से सूचित किया जाता है। तो वस्तु की दूरी माइनस लगा दिए, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक। कितना होता है बाबू, ऋणात्मक होती है। अब लीजिए प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब सब कंडीशन में देखें इधर ही बना है। एक कंडीशन ऐसा था इसमें कि उस तरफ बन गया था, तो इसमें जो है सारे प्रतिबिंब की दूरी जो होगा पॉजिटिव होगी। प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित किया जाता है, बट एक कंडीशन में जिसमें आभासी बना था वो निगेटिव हो जाएगा। वस्तु की ऊंचाई, वस्तु हमेशा ऊपर की ओर खड़ा करते हैं, हाइट इसका हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो वस्तु की ऊंचाई को h बोला जाता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई वो नीचे की डाउन की तरफ दिखा रहा है, देख रहे हैं डाउन की तरफ, तो ये आपका निगेटिव में आ जाएगा, है ना। और उसके बाद फोकस दूरी, फोकस दूरी इसी तरफ मेजर कर रहे हैं, है ना, इसमें अवतल दर्पण में, तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा। चलिए उत्तल दर्पण की बात किया जाए तो वस्तु इधर रखते हैं तो ये तो निगेटिव होगा ही होगा दोनों कंडीशन में। प्रतिबिंब इसका इस तरफ बन जाता है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और उसके बाद जब वस्तु की ऊंचाई इधर देखिए ऊपर की ओर दिख रहा है, तो h हो जाएगा पॉजिटिव, और h डैश जो होगा आपका ऊपर की ओर दिखा रहा है, और ये भी हो जाएगा पॉजिटिव। नीचे आइएगा, इस तरफ देखिएगा, है ना, नीचे आप यहाँ पर फोकस दूरी इसका लीजिएगा तो फोकस इस तरफ बनता है, सी ये हुआ, एफ यहाँ पर ये हो गया था, है ना, सी ये हुआ और एफ इधर हो गया था। तो यहाँ पर इधर जो है इसमें फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी पॉजिटिव, प्रतिबिंब की दूरी निगेटिव, और प्रतिबिंब की दूरी जो है पॉजिटिव, एक कंडीशन में निगेटिव, और वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव, प्रतिबिंब की ऊंचाई निगेटिव, और फोकस दूरी निगेटिव। उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी निगेटिव, प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव, वस्तु की ऊंचाई जो है पॉजिटिव होगा, है ना, प्लस होगा साइन, यहाँ पर प्लस साइन होगा, और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी पॉजिटिव, और उसके बाद फोकस दूरी भी पॉजिटिव होगा। अब आपका दो साबित करने वाला रह गया है, उसे अभी हम साबित करेंगे, दर्पण सूत्र और आवर्धन के बारे में। फिर उसके बाद नॉमरिकल 2 4 5 जो भी होगा वो हम लोग देख लेंगे। तो दोस्तों आते हैं मेन मुद्दे पर। 5 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपको, है ना, दर्पण सूत्र। तो अभी हम लोग साबित करेंगे दर्पण सूत्र किसमें, अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में साबित करेंगे, और यहाँ पर अवतल दर्पण मैंने बनाया है। इस फिगर को आपको नोट डाउन करना है, बना लीजिएगा वीडियो रोक करके, समझिए इसके बारे में पूरा स्टेटमेंट लिखना होगा। कैसे लिखना होगा, तो माना कि MN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, दर्पण का वक्रता केंद्र C है, दर्पण का फोकस F है, दर्पण में वस्तु को C तथा F के बीच में रखा गया है, जिसका वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त होता है। तो हमें सिद्ध करना है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये चीज तो है, लेकिन दर्पण सूत्र का परिभाषा आप कैसे दीजिएगा, तो किसी दर्पण में वस्तु की दूरी, है ना, वस्तु की दूरी आपका हो जाता है u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f के संबंध को हम लोग दर्पण सूत्र बोलते हैं। दर्पण सूत्र आपका गिवन है, यहाँ दिया गया है। तो स्टेटमेंट लिखने के बाद अब आते हैं डायरेक्ट प्रूफ पर। हम लोग फिर से स्टेटमेंट हम दोहरा देते हैं, मिला लीजिएगा। माना कि MN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, जिसका ध्रुव P है, और जिसका वक्रता केंद्र C है और फोकस F है। दर्पण में, है ना, वस्तु को C तथा F के बीच में रखा गया है, जिसका
वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब सी तथा आनंद के बीच में प्राप्त होता है। तो हमें सिद्ध करना है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आइए साबित करते हैं। साबित करने के क्रम में दो त्रिभुज लेते हैं, ए पी बी तथा त्रिभुज ए डैश पी बी डैश में। तो ए पी बी ये वाला त्रिभुज ले लिए दोस्तों, ये त्रिभुज ले लिए, ये वाला त्रिभुज, और ये बड़ा सा जो त्रिभुज दिख रहा है ये पूरा ले लिए। तो इस दोनों त्रिभुज में एक चीज देखिए, ये कोण जो है ये कोण इसके बराबर है ना। तो कोण ए पी बी बराबर कोण ए डैश पी बी डैश लिखा मैंने। और यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कोण बी बराबर कोण बी डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब किसी त्रिभुज का दो कोण आपस में समान हो जाता है तो तीसरा कोण ऑलरेडी समान ही होता है। तो कोण ए से यहाँ पर जो है ए से त्रिभुज ए पी बी समरूप त्रिभुज किसके होगा, ए डैश पी बी डैश के होगा। जब त्रिभुज समरूप हो जाती है तो आप लोग एक पर में पढ़े थे है ना, थेल्स का पर में, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा त्रिभुज की दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो आइए अनुपातिक करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहले जब भी लेंगे प्रतिबिंब के बारे में लेंगे। तो यहाँ पर बाबू क्या लेंगे, जब भी लेंगे प्रतिबिंब के बारे में लेंगे। ये प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब को जो है लेंगे तो ए डैश बी डैश बटे ए बी। जब ये ले लिए तब यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे तो बी डैश पी और यहाँ पर बी पी हो जाएगा। तो ये पहला समीकरण आ गया। ठीक इसी तरह आप आते हैं दूसरा त्रिभुज लेते हैं, ए डैश एफ बी डैश तथा त्रिभुज जो है क्यू एफ पी। तो ए डैश एफ ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज ले रहे हैं और उसके बाद जो है ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ये त्रिभुज। ठीक है, अब इस दोनों त्रिभुज में देखते हैं जरा सा कंडीशंस क्या सब अप्लाई होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये कोण जो है, ये कोण यहाँ पर ये कोण और इस कोण के बराबर होगा, यानी कि कोण क्यू एफ पी जो है क्यू पी एफ होगा, सॉरी यहाँ पर पी एफ कर लीजिएगा। क्यू पी एफ बराबर कोण ए डैश एफ बी हो जाएगा, ए डैश एफ बी हो जाएगा है ना। ये वाला जो है ठीक ही था। ये कोण ना बराबर शीर्षाभिमुख कोण बराबर है दोस्तों, ये कोण बराबर है क्यू एफ पी बराबर ए डैश एफ बी डैश। ये दोनों कैसा कोण हो गया, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, कोई दिक्कत, शीर्षाभिमुख कोण है। उसके बाद देखिए कोण बी डैश बराबर यहाँ पर कोण पी, ये कितने डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का। फिर सेम कंडीशंस, ए से त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश समरूप त्रिभुज क्यू एफ बी डैश के हो जाएगा। फिर यहाँ पर लीजिएगा तो ए डैश बी डैश बटे क्या हो जाएगा, क्यू पी हो जाएगा है ना। फिर उसके बाद बी डैश एफ यहाँ से यहाँ तक की दूरी बी डैश एफ बटे में क्या हो जाएगा, एफ पी हो जाएगा, ये एफ पी हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर देखिए चूंकि ये हाइट जो है इसके बराबर है, ये हाइट इसके बराबर है, तो ए बी बराबर क्यू पी के हो जाएगा। तो क्यू पी के जगह पर हम ए बी रख देंगे तो ए डैश बी बटे ए बी बराबर ए बी डैश एफ बटे एफ पी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये बी डैश एफ जो है यहाँ तक की इतनी दूरी है ना, और इसना का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ देखा जाए नीचे में कोई वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बी डैश पी पूरा लेंगे, तो बी डैश पी लिए और इसमें से एफ पी घटा देंगे तो बचल का वाला नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो यहाँ से जो है बी डैश पी माइनस एफ पी बटे एफ, ये दूसरा समीकरण हो गया। दोनों समीकरण में देखिए यहाँ पर ए डैश बी डैश बटे ए बी और यहाँ पर भी ए डैश बी डैश बटे ए बी दोनों आपस में बराबर है। तो बताइए समान करते हैं तो बी डैश पी बटे बी पी इज इक्वल टू बी डैश पी माइनस एफ पी बटे एफ पी हो जाएगा। सबका मान रख देते हैं, बी डैश पी यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस भी है, माइनस भी रखे थे है ना। उसके बाद बी पी माइनस यू है, यू रखे थे, तो ये दोनों कट करके प्लस ही हो जाएगा। तो बी डैश पी माइनस भी, ये माइनस और माइनस एफ पी के बदले में क्या लिखिएगा, माइनस एफ। फिर नीचे में जो है एफ पी है तो माइनस एफ। तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एफ को इधर लाएंगे, भी को उधर ले जाएंगे, तो भी माइनस एफ हो गया। ये वाला माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस भी एफ, इसको गुना कीजिएगा तो यू एफ, इसको गुना कीजिएगा तो यू भी एफ से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर भी एफ से जो है भी एफ खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर यू एफ से यू एफ खत्म हो जाएगा, भी बचेगा, यू भी से यू भी खत्म हो जाएगा, एफ बचेगा। तो यहाँ पर इसी को सही से लिखिएगा तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, इसको एफ वाले को इधर ले जाएगा, यू को उधर ले जाएगा, तो सब पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरह दर्पण सूत्र आपका साबित हो गया। एक बार में सही नहीं समझ में आए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। वीडियो को अच्छा आपको लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा है ना आप लोग। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आवर्धन के बारे में, ये भी पूछता है आपके एग्जाम में है ना। तो यहाँ पर देखिए आवर्धन मैंने लिखा है, आवर्धन का डिफिनेशन क्या होता है, तो परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ लिख सकते हैं।
किसी दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, यानी कि आवर्धन को m से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि आवर्धन को अंग्रेजी में मोमेंटम कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? मोमेंटम बोला जाता है, इसीलिए m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। m बराबर हो जाएगा h डैश बटा h। इसी को साबित करना है। तो सेम फिगर बनाए, जो दर्पण सूत्र साबित किए थे वही फिगर है, लिखना स्टेटमेंट उसी तरह है। कैसे? माना कि mn एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, दर्पण का वक्रता केंद्र C है, फोकस F है। दर्पण में, अवतल दर्पण में वस्तु को C तथा F के बीच में रखा गया, जिसका वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब जो है अनंत और C के बीच प्राप्त होता है। तो हमें सिद्ध करना है कि m बराबर h डैश बटा h। तो सेम कंडीशंस लिए हैं, वही त्रिभुज लिए हैं, ये छोटा सा त्रिभुज और ये पूरा बड़ा सा त्रिभुज, यानी कि a डैश p b डैश लिए हैं और a p b लिए हैं। तो फिर इसमें ये कोण इसके बराबर होगा, कोण a डैश p बराबर कोण क्या a डैश p b डैश बराबर कोण a p b होगा। और यहाँ पर कोण b डैश बराबर क्या होगा? b होगा 90 डिग्री का। तो दो कोण आपस में बराबर हो गया त्रिभुज का, तो त्रिभुज दोनों समरूप हो गया। अब इसका भुजा का अनुपात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? बोलिए, a डैश b डैश बटे ए बी हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ये दूरी लीजिएगा तो बी डैश पी होगा, बटे में क्या हो जाएगा? बी पी हो जाएगा। अभी जस्ट ऐसा किए थे। ए डैश बी डैश देखिए क्या है? माइनस एच डैश, और नीचे में क्या? ये एच हो जाएगा। और ये देखिए बी डैश पी क्या है? माइनस भी है, और नीचे में हो जाएगा माइनस यू। इससे ये खत्म। तो माइनस एच डैश बटा एच बराबर भी बटा यू, इसको उधर ले जाते हैं तो एच डैश बटा एच इज इक्वल टू माइनस भी बटा यू हो गया। यही चीज तो आपका एम है। देखिए इस तरह इजी वे में इसको साबित कर सकते हैं। और जो अभी मैंने आप लोग को जो फॉर्मूला दिए हैं, रिमाइंड कर लीजिए जरा सा, कौन कौन फॉर्मूला प्रूफ किए हैं। आपको बताए हैं r बराबर 2f साबित किए हैं, दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f साबित किए हैं, और उसके बाद m बराबर h डैश बटा h या माइनस भी बटा u साबित किए हैं। ये तीनों फॉर्मूला जो साबित मैंने किया है, इस पर कुछ 3-4 जो भी नॉमरिकल है बताते हैं, उस तरह आप बुक के सारे नॉमरिकल बनाइएगा। आइए आप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं नॉमरिकल। तो दोस्तों आइए कुछ नॉमरिकल को देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आंकिक प्रश्नोत्तर। क्या बोलते हैं? आंकिक प्रश्नोत्तर, नॉमेरिकल, जो फिजिक्स में मायने रखता है, क्वेश्चन पूछता है ना। तो मैंने लिखा एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। डेट मीन्स गिवन कितना है? ये 24 सेंटीमीटर आर दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर एफ का मान निकालना है। तो एफ बराबर डायरेक्ट मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, याद कीजिए, r/2 बताया था। तो r का मान 24 बटा 2, यानी कि कितना आ गया इसका मान? 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? एकदम सिंपल क्वेश्चन आएगा। उसके बाद एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, देखिए फोकस दूरी मैंने बोला था पॉजिटिव होता है, प्लस दिया गया है साइन के साथ। तो फोकस दूरी यहाँ पर जो हो गया कितना हो गया? प्लस 18 सेंटीमीटर, और आपसे r का मान पूछा जा रहा है। तो r बराबर क्या होता है फॉर्मूला? r बराबर होता है ना 2f, जस्ट मैंने बताया 2 गुना 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। ये भी आपका आंसर आ गया। उसके बाद जो है यहाँ पर एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की बात की जा रही है, एकदम बारीकी समझिएगा। तो यहाँ पर गिवन दिया गया है आपको, क्या दिया गया है? वस्तु फोकस दूरी दिया गया, फोकस दूरी दिया गया, तो f बराबर प्लस 15 हो जाएगा सेंटीमीटर। वही चिन्ह योजना से याद कीजिएगा, किसका प्लस होगा किसका माइनस होगा, मैंने बता दिया। इस दर्पण के अक्ष पर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। तो u बराबर जो है आपका 10 सेंटीमीटर हो गया, और आपसे प्रतिबिंब का स्थान पूछा जा रहा है, यानी कि v का मान आपसे पूछा जा रहा है। आइए यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पर से जो है दर्पण सूत्र लगा दीजिए। दर्पण सूत्र से क्या कहता है दर्पण सूत्र? तो दर्पण सूत्र कहता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। ओके, तो अब यहाँ पर जो है v का मान पूछना है, इसको उधर भेज दीजिए। 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। बस सिंपल, f का मान आपका कितना है? 15 है, और यहाँ पर जो है माइनस, और 1/u का मान माइनस 10। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस ही हो जाएगा, 1/10। 15 और 10 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 15 10 का लघुत्तम 30। 15 दूनी 30, 10 या 30, 3 2 5, 5 बटा कितना? 30 आ गया।
तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों 1/v बराबर आ गया 5/30। दोनों को पलट दीजिए, पलटिएगा दोनों को तो v बराबर कितना हो जाएगा 30/5। 5 एकम 5, 5 6 30, यानी कि +6 सेंटीमीटर यहाँ पर आया। अब प्लस में बना है तो दर्पण के पीछे बना है ना, और आभासी बना है, सीधा बना है। कैसा बना है? आभासी बना है, और उसके बाद कैसा बना है? सीधा बना है, दर्पण के पीछे बना है। तो ये था क्वेश्चंस जिसको आप लोग देख सकते हैं, इसको उतारिए, नोट कीजिए। अब 2 क्वेश्चन और देखते हैं आवर्धन से रिलेटेड, और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन और देखते हैं, और इस तरह से आपका पहला चैप्टर बाय बाय हो जाएगा। एकदम फुल डिटेल वीडियो है, इसको जितना ज़्यादा हो ये तीनों चीज़ आप कर सकते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। अवतल दर्पण बोला है, तो जो दिया है अवतल दर्पण में ये 4 गुना आवर्धन बन रहा है, माइनस में होगा। यदि दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो u बराबर -10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? आपको f का मान निकालना है, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए v निकालेगा तभी तो f का मान निकलेगा। तो m बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं? -v/u जानते हैं फॉर्मूला आप लोग, है ना, अभी जस्ट मैंने बताया। तो देखिए m बराबर -4, ये -v, है ना, -v/, यहाँ पर -10, 10 चौके कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, बराबर -v, यानी कि v बराबर कितना आ गया? -40 सेंटीमीटर। एक बात तो आपका आंसर आ गया, v निकल गया। अब दर्पण सूत्र लगा दीजिए। दर्पण सूत्र की कहता है? दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f कहता है। तो यहाँ पर v का मान हो गया 1/40 प्लस यहाँ 1/-10 बराबर 1/f, यह ना कहता है। तो यहाँ पर जो है सॉल्व कर लीजिए, तो 1/-40, हाँ -40 होगा, -1/10 बराबर 1/f। कैसे? प्लस माइनस माइनस, लघुत्तम लीजिएगा तो 40 आएगा, 40 एकम 40, और यहाँ पर देखिए 10 चौका 40, यहाँ पर आ जाएगा 1/f, ये हो जाएगा -5/40 बराबर 1/f। बस अब इसको पलट लीजिए, है ना, पलट लीजिएगा तो बताइए f बराबर कितना आ जाएगा? 40/-5, इससे ये खत्म, 5 8 40, यानी कि -8 सेंटीमीटर फोकस दूरी निकल गया। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो v का मान यहाँ पर -40 निकला। ये आपका हो गया आवर्धन से रिलेटेड। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? आवर्धन से रिलेटेड, आवर्धन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऊंचाई से रिलेटेड, वस्तु की दूरी, ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई से रिलेटेड। एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, लिखिए 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है। तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण चाहे जो भी हो, वस्तु की दूरी निगेटिव होती है, वस्तु रखी गई तो ऊपर उठा करके रखा जाता है, तो h बराबर हो जाएगा +2 सेंटीमीटर, है ना, +2 सेंटीमीटर हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई, है ना। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वास्तविक यानी कि इसी तरफ प्राप्त होगा और नीचे प्राप्त होगा। तो यहाँ पर v बराबर कितना आ जाएगा? -40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका जो है फोकस दूरी निकालना है, f का मान निकालना है, और उसके बाद जो है प्रतिबिंब का आकार यानी कि h' निकाल लेना है आपको, है ना, ये दोनों चीज निकालना है। आइए इस तरफ निकालते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लगा लेते हैं दर्पण सूत्र। क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f। तो v का मान 1/40 प्लस माइनस 1/20, और f का मान इस तरह निकाल सकते हो आप लोग। क्या हो जाएगा बोलिए? 1/40, 1/20 और 1/f, ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये देखिए लघुत्तम इसका हो जाएगा 10 चौका 80 हो जाएगा, 40 दूनी 80 तो -2, 20 चौका 80 तो 4, यानी कि आपका यहाँ पर आ गया -6/80 बराबर 1/f। पलट दीजिएगा तो 80 बटा कितना 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 तिया 6 और 40 दूनी 80, माइनस में होगा, यहाँ पर हो जाएगा f। तो फाइनली आपका जो है f बराबर क्या आ गया बोलिए तो? -40/3, यानी कि 13 तिया 39
यानी कि -13.3 समथिंग आ गया। ये आंसर आपका आ गया। अब देखिए ऊंचाई से रिलेटेड बात किया है, तो ऊंचाई से रिलेटेड बात करने के लिए आपको क्या m निकालना पड़ता है। तो m बराबर क्या होता है बोलिए, एच डैश बटा एच। तो m बराबर ये भी तो बताए थे -v/u बताए थे। तो -v का मान हो गया -40 और u का मान -20 हो गया। तो ये माइनस से माइनस खत्म, 20 दूनी 40, यानी कि -2 आया। कितना आया, -2 सेंटीमीटर। अब लीजिए आपको एच डैश ना निकालना है, फिर m बराबर लगा दीजिए फॉर्मूला। m बराबर एच डैश बटा होता है h। तो यहाँ पर -2 बराबर एच डैश का मान हमको निकालना है, और h का मान कितना है, कितना 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 यहाँ है 2 सेंटीमीटर। तो 2 रखिएगा, क्रॉस गुना कर लीजिएगा, तो एच डैश बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी -4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस तरह आपका पूरा चैप्टर का कल्याण हो चुका है, और इस वीडियो को मैं बोलूँगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर कीजिए। और आप लोग तो सबसे पहले इसका आंसर लिखिए, जो भी मैंने क्वेश्चन बताया है इसका आंसर लिखिए। और नेक्स्ट वीडियो जो दूसरे चैप्टर का होगा, 1-2 दिन लगेगा समय, 2-3 दिन जो भी हो लगेगा, फिर नेक्स्ट वीडियो आपको अपने यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल के लिए आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है पहुंचाइए इस वीडियो को, ताकि वो लोग सब्सक्राइब कर पाएँ और जो है वीडियो को देख पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।